हेलो बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज हम आपके साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लास्ट वीडियो को बनाने जा रहे हैं। यस बच्चों, हमने अभी तक सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर कर दिया है और आज इस लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर अप करूंगी। तो जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें प्लीज अपनी बुक विथ पेन या पेंसिल साथ लेके बैठें ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिड वीमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन। हमने पूरे चैप्टर में जब भी कोई बात की तो उसमें हमेशा मेंस की बात की, प्रॉपर्टीड मेंस की बात की, वेल्थियर पीपल्स की बात की, नोबल कैटेगरी की बात की। हमने कभी भी इस पूरे चैप्टर में वीमेन्स की बात नहीं की। तो आज के जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या वीमेन्स ने भी रेवोल्यूशंस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Women's were active participants in the event. Yes, आपको ये सुन के शॉक लग रहा होगा बट वीमेन्स भी इस पूरे इवेंट्स में पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रोग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. वो इसी होप में रहती थी कि क्या पता उनके किसी इन्वॉल्वमेंट से वो कभी किसी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट चेंजेस लाती हो, चाहे वो जैक्विन क्लब था, चाहे वो हम लोग कहीं नेशनल असेंबली थी, कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट से इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऐसा असर हो कि वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ मेजर्स या पॉलिसीज को अडॉप्ट करें। They worked as seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. अब आप पूछेंगे कि मैम वो क्या काम करती होती थी। बेसिकली वो फ्लावर्स को सोल्ड करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन दे एज अ लॉन्ड्रेस जो कपड़े धोती हैं, इवन स्टीम स्ट्रेसेस मीन्स अगर हम कह दें सिंपल लैंग्वेज में कि जो कपड़ों को प्रेस करने का काम हो गया, और इवन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स घरों में काम करने भी वो जाती थी एज अ इन अ फैमिली ऑफ प्रॉस्परस वेल्थियर पीपल के घरों में। मोस्ट पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। ज्यादातर जितनी भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीमेन्स की बात कर रहे हैं, ना तो वो एजुकेटेड थी, ना ही उनको किसी जॉब रिलेटेड कोई ट्रेनिंग्स आती थी, कोई वोकेशनल स्किल्स उनको आते थे। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड estate could study at a convent after which their families arranged marriage for them. ज्यादातर किन वीमेन्स को एजुकेशन अलाउ था? ज्यादातर नोबल फैमिलीज की गर्ल्स को, नोबिलिटी फैमिली याद होगा, सेकेंड स्टेट हमने पढ़ा था, या वेल्थियर मेंबर्स जो थर्ड स्टेट्स के वेल्थियर पर्सन भी थे जैसे बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सब की डॉटर्स को अलाउ था पढ़ाई करना। बट आफ्टर देयर स्टडीज कंप्लीटेड, जैसे उनकी पढ़ाई खत्म होती थी, उनकी जो फैमिलीज थी उनके लिए मैरिज जो थी वो फिक्स कर देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट 60 women's club came up in a different French society. अब ये मैम ने एकदम से ऐसे क्या टॉपिक चेंज कर दिया। ये टॉपिक मैं इस तरफ ले आई हूँ बेटा कि क्या उन्होंने कभी भी क्लब्स बनाने के लिए, जैसे मेंस ने तो सोच लिया था जैक्विन क्लब के बारे में, क्या वीमेन्स ने कभी रेवोल्यूशन के लिए क्लब नहीं सोचे? तो यस, उन्होंने सोचा और उनका एक फेमस क्लब भी हुआ। 60 वीमेन क्लब्स केम अप इन अ डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी। पूरे फ्रांस में 60 डिफरेंट क्लब्स बनाए गए थे। बेसिकली ये वीमेन्स क्लब, जिसमें से सबसे फेमस क्लब कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जिसमें से सबसे फेमस क्लब का नाम क्या था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स। बच्चे आप इसको सबको इसका नाम याद रखना होगा क्योंकि 1 मार्क में कभी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इनकी मेन डिमांड्स क्या थी? जैसे क्लब बन गया, अब आपने देखा होगा जैक्विन क्लब की अलग डिमांड्स थी। वो चाहते थे कि हमें इक्वल राइट्स हो, वोटिंग राइट्स मिलें। तो ये लोगों की क्या डिमांड थी? वीमेन्स की स्पेशली डिमांड क्या थी? मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज़ मेन। सबसे पहले वो सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, सेम लीगली राइट्स चाहती थी। स्पेशली तो हम अगर बात करें वोटिंग राइट्स, वो चाहती थी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स मेन के लिए बने, वो फेम सेम वीमेन के लिए भी बने होने चाहिए। जो वीमेन थी, वो ज़्यादातर किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड थी? दे वर डिसअपॉइंटेड कि जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1791 में, उनको क्यों उन्हें पैसिव सिटीज़न्स बनाया गया? एक्टिव सिटीज़न्स में क्यों उन्हें एनरोल नहीं किया गया? दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। वो भी चाहती थी हमें राइट टू वोट मिले, हम भी इलेक्टोरल्स बने, हम भी नेशनल असेंबली का पार्ट बने। बट ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस का, उसमें ये सब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन
नहीं हुए थे। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल। अब कुछ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ऐसी आई जहां पर दिखा हम लोगों को कि उन्होंने कुछ वीमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस किया है। अब वो कौन से लॉज थे? फर्स्ट, जितनी भी विमेन थी उनके लिए स्कूलिंग, गर्ल्स के लिए, बेसिकली फीमेल कैटेगरी के लिए स्कूलिंग वाज कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। जितनी भी गर्ल्स थी उनके लिए स्कूल जो था कंपल्सरी कर दिया गया। सेकंड, फादर्स कुड नॉट नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके फादर्स जो थे अब वो मैरिज फिक्स नहीं कर सकते थे, उनकी अप्रूवल के बिना उनकी मैरिजेस फिक्स नहीं होती थी। थर्ड, मैरिज वॉज मेड इन टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैरिजेस होती थी वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती थी, मीन्स रजिस्टर्ड मैरिज होती थी। जैसे आजकल हम लोग कर देते हैं आफ्टर मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज करवाना बहुत कंपल्सरी है। वैसे ही उस टाइम क्या चेंजेस हुए कि जो भी मैरिजेस होंगी वो लीगली और रजिस्टर्ड मैरिज होंगी, जिसके काउंट होगा कि यस, ये प्रूफ होता है एक तरह से कि यस दिस मैन और दिस वीमेन इज, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड हो गई है कि हाँ सच में इनकी बाकी इस डेट में इनकी मैरिज की गई। लास्ट इज डाइवोर्स वाज मेड लीगल। अगर आपको लगता है कि इफ योर सेटिंग वाज नॉट प्रॉपर, अगर आप लोगों के बीच में कोई क्लैशेस हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो डाइवोर्सेस को भी लीगल किया गया। ये नहीं कि कुछ बुरा माना गया कि अगर आप साथ में खुश नहीं रह सकते, अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप डाइवोर्स भी ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. अब आपको याद होगा कि reign of terror कौन सा टाइम पीरियड था? यस, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम पीरियड था। जब ये न्यू गवर्नमेंट फ्रांस में आई थी उसने ऑर्डर्स दे दिए थे कि जितने भी विमेन्स क्लब है उनको बंद किया जाएगा, और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, जितने भी उनके क्लब्स थे या उनकी कोई वोटिंग राइट्स के लिए इश्यूज थे, उनकी जो पॉलिसीज भी थी उन सबको बैन कर दिया गया। Many prominent women were arrested and number of them executed. इतने में जितनी भी लेडीज जो थी, जितनी वीमेन थी, वो जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको अरेस्ट किया गया और उनको कुछ को तो जेल में भी भेज दिया गया। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. अब आप देखो कितना, आई थिंक 200 years उन लोगों ने स्ट्रगल किया तो जाके 1946 में, अब ये ईयर याद रखना बेटा, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे एक साल पहले जस्ट फ्रांस की वीमेन्स को राइट मिला था, राइट टू वोट। तो ये हमारा आज टॉपिक था, डिड वीमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन। तो आप लोगों ने लिखना है यस दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, दे आर वर्किंग। जब उनके हस्बैंड जो थे वॉर में चले गए थे, नेशनल असेंबली में ड्राफ्टिंग के लिए बैठ गए थे, दे आल्सो लिविंग देयर लाइवलीहुड, उन्होंने भी कुछ कमाई शुरू की थी, बट समहाउ उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए कुछ नहीं किया, रेवोल्यूशनरी लॉज कुछ बने, बट जैकविन क्लब ने फिर से उसको बंद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होती है? गुलामी। गुलामी को कैसे खत्म किया गया फ्रांस? अब आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं टॉपिक स्टार्ट से पहले, आपको पता होगा कि जब ओल्ड रिजाइम था, ओल्ड पीरियड था फ्रांस में, तब स्लेवरी प्रेवलेंट थी। याद होगा आपको लुई 16 के टाइम पे, नोबल्स के टाइम पे, क्लर्जी टाइम पे, हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे वो वहां पे उनके घर पे काम करने जाते थे। ठीक है, फिर आगे अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो हमने देखा था कि कुछ डिबेट्स तो हुई है स्लेवरी को लेके, बट कुछ प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए गए थे नेशनल असेंबली के टाइम पे। जब जैकविन क्लब आया, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, तो कहीं न कहीं स्लेवरी जो थी वो अबॉलिश्ड की गई। ठीक है ना? स्लेवरी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। बट अब हम पढ़ेंगे जब इस टॉपिक के बाद मैं आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताऊँगी, उसने दोबारा से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, रीइंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है? तो थोड़ा-सा हम इस फ्रांस के टॉपिक को पढ़ते हैं कि अबॉलिशन ऑफ फ्रांस का क्या मतलब है। One of the most revolutionary social reform of the Jacquin regime was the colonies in the Caribbean were important supplies of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अब क्या हुआ था, जो मेन स्टेप लिया गया था जैक्विन क्लब का, वो क्या था? स्लेवरी को खत्म करना। ये मैंने आपको अभी बताया है कि मैक्सिमिलियन टाइम पे, जैक्विन क्लब्स के टाइम पे स्लेवरी को बिल्कुल खत्म किया गया। The colonies in the Caribbean were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अब जो फ्रांस था, जो लुई 16 थे, या हम कहीं आगे नेशनल असेंबली हुई, उन्होंने भी किन्हीं जगहों को अपना कॉलोनीज बनाया होगा, किसी को अपने अंडरटेक किया होगा कई जगहों को। जैसे कैरिबियन एक आइलैंड था, उसको अंडरटेक कर दिया गया था, जो बेसिकली क्या कॉमोडिटीज को सप्लाई करते थे, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे इंडिको हो, चाहे शुगर हो या कॉफी हो।
अब क्या देखने को मिला कि शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द यूरोप प्लांटेशन। हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की थी, एक कि आप लोगों को भी एक जर्नल से इंफॉर्मेशन देती हूँ कि यूरोप के जब लोगों ने किसी चीज को कॉलोनाइज करते थे, जब फ्रांस के लोग किसी चीज को कॉलोनाइज करते थे, जो कैरेबियन आइलैंड था, बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा था, ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा होती है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो उनको जब लगा कि ऐसे टेम्परेचर पे वो तो नहीं काम कर सकते, और प्लांटेशन तो करना है, प्लांटेशन में तो मुझे बहुत सारी लेबर की जरूरत होती है, वो खुद नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में वो नहीं बैठ सकते आराम से। तो उनको वहां पे लेबर की शॉर्टेज मिलने लग गई कि अब काम किससे कराएं, यहाँ तो कोई काम नहीं कर सकता, हम तो नहीं कर सकते भाई इतनी गर्मी में, तो हमें लेबर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज का सोल्यूशन निकला, दिस वाज मेंट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड व्हिच वाज गोइंग ऑन बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। मैंने यहाँ पे अमेरिकाज क्यों बोला, क्योंकि इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों इंक्लूड होंगे। अब एक तरह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया। अब अपने दिमाग में इमेजिन करो बेटा, एक ट्रायंगुलर शेप को इमेजिन करो, जो उसकी मेन पीक होती है, उस पे हम यूरोप को काउंट करते हैं। एक साइड आप यूरोप ले लीजिए, सॉरी एक साइड आप अफ्रीका लेंगे और एक साइड आप अमेरिकाज लेंगे। ठीक है, अब होता क्या था, फ्रेंच मर्चेंट्स sailed from the port of Bordeaux or Nantes to the African coast where they brought slaves from the local chieftains। अब आप इमेजिन करो, जो पीक पे है वो हमारा फ्रेंच मर्चेंट्स है, वहां पे फ्रेंच के ट्रेडर्स है, वहां पे पोर्ट्स हैं, शिप्स पोर्ट्स जो होते हैं, वो दो पोर्ट्स कौन से आपकी बुक में बताए गए, बॉन्ड्यूक्स और नेम्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, वहां से ट्रेडर्स चल के जाएंगे अफ्रीका की तरफ, क्योंकि वहां पे उनको पता है वहां पे उनको चीप लेबर बहुत इजीली मिल जाएगी। वो वहां पे जाएंगे अफ्रीका की कोस्ट की तरफ। ठीक है जी। अब वो अफ्रीका की कोस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां के लोकल लीडर्स को कहेंगे कि वी वांट अ लेबर, हम आपको कमीशन देंगे इसके बदले। ठीक है, मतलब तुम हमें सस्ती लेबर दो और उसके बदले में हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। अब उन्होंने क्या किया, वहां से स्लेव्स को खरीदा। अब आगे बढ़ते हैं। The slaves were packed tightly into the ships, then they were sold to the plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। अब क्या हुआ, अब इनको स्लेव्स को क्या किया गया, शिप्स में बांध दिया गया और शिप्स में जाके बेच दिया गया, कहाँ पर, अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में, वहां पर इनको बेच दिया गया। मुश्किलें क्या होती थी बेटा, इनको वहां पे देखा जाए तो उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी, उनकी वेजेस जो थी, उनकी जो सैलरी थी वो बहुत खराब थी। और इनको एक्सप्लॉइट करने से क्या फायदा हो रहा था कि जो यूरोप में डिमांड बढ़ रही थी, लोग चाहते थे कि और शुगर ग्रो हो, और कॉफी ग्रो हो, और इंडिको ग्रो हो, इन स्लेव्स ने उनको ग्रो कर दिया। क्योंकि देखो, जब तुम काम कर रहे हो अमेरिकाज में जाके, वो तो तुम्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, ना तो तुम्हें इजीली घर वापस जाने देंगे। तो ये इनसे इतना एक्सप्लॉइट करके काम करवाते थे कि प्रोडक्शन जो थी वो पूरी स्पीड में हो रही थी। प्रोडक्शन भी इतनी स्पीड में तभी होगी जब उस चीज की डिमांड होगी। ठीक है जी। Port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic prosperities to the flourishing slave trade। अब ये जो पोर्ट्स थे, बॉन्डियस हो गए, नेंस हो गए, जो हम ये फ्रेंच की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, इनमें इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी आ गई, मींस मनी रिलेटेड इन्होंने भी बहुत पैसा कमाया, स्लेव्स को लेकर आगे अमेरिकाज को बेचना। ठीक है, अब ये अमेरिका से पैसे लेते होते हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए, एक तरह से ट्रायंगुलर शेप में कहानी चल रही है। यूरोप ऊपर है, फिर वो अफ्रीका अफ्रीका से लेता है, अफ्रीका से लेके वो अमेरिकाज में सोल्ड आउट कर देता है। अमेरिका लेबर लेगी और यूरोप को उसके बदले में पैसे दे देगी फॉर प्रोवाइडिंग द चीप लेबर। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. It was finally the convention, which was in 1794, legislated to free all the slaves in the French overseas possessions। अब देखा जाए 18th सेंचुरी तक क्या हो रहा था, जो लिटिल क्रिटिसिज्म हो रहा था कि स्लेवरी अबॉलिश नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचो कि मैम ऐसा क्यों हो रहा था। आपको याद होगा कि जितने भी हमारे थर्ड क्लास के प्रॉस्परस पीपल थे, जिन्होंने नेशनल असेंबली डेवलप भी की थी, वो भी ज्यादातर ओवरसीज ट्रेड करते थे, और उनको ओवरसीज ट्रेड करने के लिए उनको लेबर चाहिए थी, वो भी स्लेवरी को कहीं ना कहीं यूज करते थे। तो ये तो सिर्फ कन्वेंशन थी जो जैक्विन क्लब के बाद इलेक्टेड असेंबली बनी थी, उन्होंने कहीं जाके फ्रेंच से स्लेवरी को अबॉलिश करने की बात रखी। इट टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर, 10 years later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस द स्लेवरी। बट जब कन्वेंशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, तो उन्होंने दोबारा से स्लेवरी को क्या कर दिया था, रीइंट्रोड्यूस कर दिया। फाइनली फ्रांस से कब स्लेवरी चली गई थी, फ्रांस की कॉलोनी से या फ्रांस से हम बात करेंगे तो इन 1848 में स्लेवरी वाज टोटली अबॉलिश फ्रॉम द फ्रांस। आई थिंक आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे स्लेवरी खत्म हुई है और कैसे स्लेवरी का ट्रेड हुआ करता था इन बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपकी बुक में एक टॉपिक है कुछ रेवोल्यूशन एवरीडेज़ लाइफ, अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो बेसिकली वो अभी आपने आगे जितने भी यूनिट्स को कवर्ड किया है, वो सबका उनका कुछ ना कुछ पार्ट्स, उनके कुछ कंक्लूजन उसमें ऐड कर दिए। तो वो स्लाइड मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की है, वो क्योंकि वो कहीं न कहीं हम सारी पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अब आपका ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, आपकी बुक में ये हेडिंग नहीं होगी, बट आपकी बुक में एक हेडिंग है कंक्लूजन, जिसपे नेपोलियन बोनापार्ट को थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि इसका फुल फ्लेज चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो मैं भी आपको क्लास 9 के हिसाब से सिर्फ बताऊँगी कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था। जब डायरेक्टरी में क्लैशेज़ हो गए थे, आपको याद होगा लास्ट में क्या हुआ था कि जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उन्होंने 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई थी। जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्लैशेज़ होने लगे, तो इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठा लिया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ये पिक्चर है नेपोलियन बोनापार्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कंक्लूजन में है। In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन फाइनली फ्रांस के किंग बन गए, फ्रांस के एम्परर डिक्लेयर हो गए। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. अब आप राजा बनोगे तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि आप पावरफुल बन जाओ। तो उन्होंने पावरफुल बनने के लिए क्या किया, आसपास की जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको कॉन्कर करना स्टार्ट किया, अपनी डायनेस्टीज, अपने जितने भी हम कहते हैं राजवंश को फैलाना शुरू किया, और उन किंगडम्स को जब इनकी डायनेस्टीज सेट हो गई हैं, वहां पर अपनी फैमिलीज के मेंबर को उन्होंने एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मतलब छोटे छोटे अपनी डायनेस्टीज के जो यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करते रहे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, वहां पे अपनी डायनेस्टीज के लोगों को बिठाते रहे। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज। अब इन्होंने फ्रांस में आके क्या किया, फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले इन्होंने बात रखी कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है, जिसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा आके उस पर अपना कब्जा कर ले। तो सबसे पहले यही चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की। सेकेंड सिस्टम इन्होंने किया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब इन्होंने क्या किया, जो वेट और सिस्टम होते थे, जो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, जो जैसे हम कहते हैं कि आजकल किलोग्राम होते हैं, ग्राम में हम किसी किसी चीज को मेजर करते हैं, वैसे ही नेपोलियन ने भी हर चीज का जो वेट और मेजर सिस्टम था, हर चीज को नापने का सिस्टम यूनिफॉर्म कर दिया। मीन्स हर जगह उन्होंने कहा कि सेम सिस्टम शुरू होगा, यानी कि कोई आज किसी चीज को 10 रुपीज में बेच रहा है और किसी चीज को 20 में कर रहा है, नहीं, वेट और मेजर की करने की जो मेजरमेंट होगी वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होगी। और लोगों ने कहीं न कहीं नेपोलियन को मॉडर्नाइज़र माना कि जिसने यूरोप के अंदर न्यू टेक्निक्स ले आया, मॉडर्न कर दिया बिल्कुल। ठीक है जी? हाँ जी, फाइनली एक बैटल हुई थी वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार चुके थे इन 1815। अब ये पूरी वाटरलू की जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत मैं आपको क्लास 10th में बताऊँगी, जब हम 10th की वीडियोज़ को करेंगे, कि वाटरलू की बैटल में हमें इतना पता होना चाहिए क्लास 9th में कि नेपोलियन बोनापार्ट एट द बैटल ऑफ वाटरलू वो डिफीट हो चुके थे, व्हिच वाज़ we can say that कब हुई थी ये चीज़? In 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europeans had an impact on people long after Napoleon had left. कहते जो भी इन्होंने मेजर्स किए, चाहे हम वो यूनिफॉर्म सिस्टम्स कहें, थ्रू डेसिमल सिस्टम कहें, चाहे इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की कंसेप्शंस की बात की, जो भी इन्होंने चेंजेस आइडियाज दिए, लिबर्टी की बात की, फ्रीडम की बात की, इक्वालिटी की बात की, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो बातें बैठ गई। इवन जब नेपोलियन फ्रांस से जा भी चुके थे, लोगों के लिए वो एक आइडल कहा जाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए थे फ्रांस के लोगों। The ideas of liberty, democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि what were the main ideas of the French Revolution? याद रखना बेटा, एक तो उन्होंने पार्ट दिया था इक्वालिटी, हम सब एक है, लिबर्टी, लोगों को फ्रीडम दी थी, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बातों की थी, थर्ड उन्होंने सबको डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर मैं सिंपल बात करूं तो फेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये तीन वर्ड्स हैं जो फ्रांस से हम तीन आइडियाज को लर्न करते हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स सबके लिए इक्वल जस्टिस हो, प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, और इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज इक्वल। So these spread from France to rest of the Europe during the 19th century where feudal system was abolished. अब धीरे धीरे ये फ्रांस की ये जो बातें थी, ये जो आइडियाज थे तीनों, ये पूरे यूरोप में फैल गए, जहां पर फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश होता रहा, जहां पे अब लैंडलॉर्ड्स नहीं रहे। लोगों ने इन आइडियाज को ग्राप करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ में इंडल्ज करना शुरू कर दिया। अगर हम लास्ट में एक लाइन पढ़ें, टीपू सुल्तान, यस,
राम मोहन रॉय, ये दोनों इंडियंस थे बेटा। दे वर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ये जो थ्री वर्ड्स थे रेवोल्यूशनरी के, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ये कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये ऐसे दो इंडिविजुअल्स थे जो ये फ्रांस की रेवोल्यूशन से ये आइडियाज को लेकर इंडिया में इन्होंने प्रॉस्पर किए। ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्लैशेस लगते हैं, कोई मुझे मेरे इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको मुझसे कुछ क्लियर आउट करना है, तो आप प्लीज कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन लिख देंगे। मैं जल्द से जल्द उस चीज पे रिप्लाई करूंगी। जाने से पहले एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को नितिका की पाठशाला को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।